हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ एल। P is a point on the line joining the charge at a distance x from any one charge. The field at P is E. E is plotted against x for values of x from close to 0 to slightly less than n. Which of the following best represents the resulting curve? कहता है टू आइडेंटिकल चार्ज। सपोज कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों का सेपरेशन एल। तो ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है और x जो है इन बिटवीन ए और बी के बीच में कोई पॉइंट बी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझिए जब x की वैल्यू L/2 होगी सेंटर पर, तो हमारा एक, क्योंकि चार्ज q के कारण फील्ड कितना होता है, q बटा में 4πε0 r। ए से जितना डिस्टेंस होगा, अगर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है q के कारण इतना हो जाएगा, तो इसके कारण इतना इधर होगा, इसके कारण इधर। सेंटर पर क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण राइट साइड में होगा, इसके कारण लेफ्ट। तो हमारा सेंटर पर जीरो हो जाएगा और जब x जो है क्लोज टू ए है, यानी क्लोज टू जीरो हो जाएगा, जब इस ए पर रहे क्लोज टू ए, तो जब ये होगा जब x की वैल्यू जितना घटते जाएगी यानी 10 टू 0, तो हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और देखिए इस साइड में जो पॉइंट P है सेंटर पर के पॉइंट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी, राइट साइड में। और राइट ऑफ पी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ए के कारण पी तक जो फील्ड की वैल्यू होगी ये पी के कारण, पी पर जो चार्ज है इससे ज्यादा, इसलिए हमारा पी के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा लेफ्ट में, और पी के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा लेफ्ट में। इस पॉइंट जब x टेंड्स टू 0 यानी क्लोज टू ए, माने जब x की वैल्यू क्लोज टू 0 होगा तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। यहां पर मैक्सिमम हो। और जब P के नजदीक आएगा तो भी, यानी क्लोज टू ए के जब हो जाएगा क्लोज, तो भी हमारा फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम, अब देखिए लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर में देखिए, ए नंबर में हमारा जब क्लोज टू 0 है तब मैक्सिमम है, और ए भी है तो भी मैक्सिमम है। बट सेम डायरेक्शन में ये हमारा सेम ही डायरेक्शन में घट रहा है, यहां से जो घटते हैं 0 होगा फिर घटते रहेंगे, लेकिन राइट साइड ऑफ द फील्ड की वैल्यू क्या होगा, डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा और बढ़ने का पैटर्न जो है सेम रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में, यानी ये हमारा इधर से इसे घटते आएगा और इधर से ये इस तरह से घट, यानी ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ग्राफ हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, P पर सेंटर पॉइंट पर 0 होगा, P के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट होगी और घटते हुए क्रम में जाएगी। और जैसे 0 से फिर राइट साइड में जब जाएगा, सेंटर से P से राइट साइड में जाएगा तो इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा और सेम पैटर्न में पढ़ते हुए P के नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical pendulums A and B are suspended from the same point. The bulbs are given positive charges, with A having more charge than B. They diverge and reach equilibrium with A and B making angle θ1 and θ2 with the vertical respective. कहता है सेम पॉइंट से दो चार्ज
एक चार्ज जो है ये ए और दूसरा चार्ज इक्विलिब्रियम पे ये पोजीशन है। दोनों जो हमारा जो बॉब है ये आइडेंटिकल है, दोनों का मीन्स मास सेम है। वेट क्या हो जाएगा, mg इसका भी होगा, mg इसका भी। इसमें टेंशन ये होगा और इसमें टेंशन, अगर ये ए है ये भी है, ये हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये एंगल थीटा 1 बनाता है और ये एंगल थीटा 2 बनाता है। अब देखिए ये दोनों चार्जेस जो है, चार्ज ए पर ये हमारा क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू, तो चूंकि हम बताया थे कूलॉम्स लॉ, दिस फोर्स इज टू बटे इंटरेक्शंस, यानी टू बटे इंटरेक्शंस जो है ये ए जितना पर फोर्स लगाता है, अरे पेयर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में होता है, जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ। तो हमारा चार्ज जो है, जैसे ये पेन है और अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो पेन पर लगाती है अगर F1, पेन जो है अर्थ पर लगाता है F2, magnitude of F1 is equal to magnitude of F2. Since mass of the earth is greater than that of the pen, so acceleration of it is very less, negligible हो जाता है। यहां पर वही बात, चार्जेस जो है ए पर जाता है बी पर, लेकिन जितना फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, तो हमारा जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना है फोर्स बी ए पर लगाएगा, यानी इधर F1 एफ ए और इधर एफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो हमारा फोर्स भी बराबर है, mg भी दोनों का बराबर है, वेट भी बराबर है, तो टेंशन भी दोनों में बराबर होगी, और θ1 θ2 ये भी हमारा इक्वल होगा। क्लियर है, तो θ1 ये सभी हमारा जो है, दैट इज द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge q is moved along a circular path around another fixed point charge, ये फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, कोई फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है Q और इसके सराउंडिंग्स में कोई चार्ज जो है Q is moved along a circular path around another fixed point, the work done is zero, कहता है कि work done zero, ठीक है। तब ये कहता है कि चार ऑप्शन दिया हुआ क्या सही है, ओनली इफ Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से गए घूम करके फिर आ करके इसी पॉइंट पर चली है, पार्टिकल जहां से मूव की स्टार्ट की वहीं पर आ गई, तो कहता है कि 1.0 ओनली इफ Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा क्या कहता है, ओनली इफ द टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली इफ द टू चार्जेस हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइड, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और अपोजिट नेचर का, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डी इन ऑल केसेस। आप याद करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये Q और Q2 सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट द लीनियर फोर्स, दे आर प्रोवाइडेड आइदर बाय फ्रिक्शन और बाय इलेक्ट्रिक फोर्स और बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और बाय टेंशन एंड अदर सोर्सेस। तो ये हमारा यहाँ पर दो चार्जेस जो है, ये चार्ज सर्किल में घूम रहा, इट मींस कि कहता है कि द वर्क डन इज जीरो, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स, जब ये दोनों के बीच में फोर्स हमारा हो इसके जीरो है, इट मींस कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस क्या, उसका स्पीड कांस्टेंट है, और ये आप जानते हैं कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो,
ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप, यानी दे वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ हम चूंकि क्या होता है कि ये फोर्सेस जो है Q और Q के बीच में, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो ये जो है वेलोसिटी स्पीड को चेंज नहीं कर पाता, ये केवल बॉडी को रोटेट कराता है इस तरह से, ठीक है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू टीएस, ये जो होता है cos थीटा 90 डिग्री हो गई, वर्क डन 0 हो गया, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। तो हमारा वर्क डन जो होगा कहता है इफ q रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इसके द्वारा कहीं भी पार्टिकल नॉट स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पार्टिकल मूव करेगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो रिलेशन है दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन हमेशा 0 होगा। ये आइदर फोर्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और Q1 इज लेस देन Q2, कोई इस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा का चीज की नेचर भी, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, दोनों का नेचर सेम हो या अपोजिट नेचर का, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा इन ऑल केसेस द वर्क डन इज 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी जो मोशन जो है वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, वेलोसिटी चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता, और फोर्स का डायरेक्शन होता है ये हमारा परपेंडिकुलर, एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और स्पीड जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल होता है, फोर्स जो है इस पर हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा वर्क डन 0 होगा, कहीं भी मूव करेगा तो इस पर वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0, और ये फोर्स जो है Q और Q इसके द्वारा वर्क डन निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा ये ओनली Q रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, केवल स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं, थोड़ा कहीं डिस्प्लेसमेंट होगी इस फोर्स द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा, सर यूनिफॉर्म सर्कुलेशन का केस है, इसलिए वर्क डन हमेशा हमारा 0 होगा। ये इनमें से सभी इन ऑल केसेस आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides each corner is at a distance r from the center, identical charges of magnitude q are placed at n minus 1 corners, the field at the center is, ये हम लोग कूलॉम्स लॉ में हमने बताया था, हेक्सागोन मैट्रिक्स पेंटागोन का केस, और उसमें हमने डील किया था कि इफ रेगुलर पॉलीगन भी है, अगर टोटल कॉर्नर जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है तो हमारा अगर n-1 n साइड्स का पॉलीगन है और n-1 कॉर्नर्स पर जो है ये जो चार्जेस रखा हुआ है आइडेंटिकल चार्जेस, इसके कारण फील्ड का वैल्यू बताना है। तो चूंकि अगर nth जो होगा n-1 कर्नर पर रखा हुआ है, nth कर्नर जो है उस पर चार्ज हम रख देते हैं, और तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स फील्ड जो होगा कर्नर पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर E फोर्स हो ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्लेस्ड n-1 कर्नर्स, एंड अगर E डैश जो फील्ड हो, ये जो हो जो nth चार्ज पर रखा हुआ है उसके कारण, तो क्या हो जाएगा, दोनों का हमारा नेट 0 हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, यानी E इक्वल टू E, दोनों का मैग्नीट्यूड C डैश सेम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिकल चार्जेस जो रखा हुआ है Q रखा हुआ मैग्नीट्यूड है, तो कितना हो जाएगा K Q और बटा में R स्क्वायर, कर्नल है R स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस R हैज ए चार्ज of lambda per unit length, the field at the center of the half ring is, ये कोई हाफ रिंग है, ठीक है। इस पर मैंने कहता है कि रेडियस r हैज ए चार्ज लैम्डा पर यूनिट, यानी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लैम्डा है,
ठीक है। लैम्डा जो है दैट विल बी चार्ज बाय वेलेंस। तो कहता है कि ये जो हमारा सेमी सर्किल है रिंग, हाफ रिंग के कारण इसके सेंटर पर फील्ड की वैल्यू कितनी हो। तो हमने कहा था कंटिन्यूअस अगर कोई चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज एलिमेंट ले लेंगे। सपोज कि हमने ये दे दिया टीएल, ये एंगल बनाया कितना डी थीटा, ये इससे जो सेंटर से जो है ये एक्सिस से थीटा पर है। तो इस दिए चार्ज, कंसीडर चार्ज एलिमेंट दिए, तो इस दिए के कारण इसका फील्ड किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज द ई डी। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हो जाएगा इधर डी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी ई साइन। अब देखिए, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द चार्जेस, ये रिंग के सिमेट्रिकल के कारण ये डीएल, यहां पे अगर हम डीएल लें तो इसके कारण फील्ड किधर हो जाएगा, इसके कारण फील्ड होगा इधर। ठीक है, और इसका कंपोनेंट जो होगा कितना, ये डी cos थीटा इधर हो जाएगा और डी sin थीटा इधर हो जाएगा, तो एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी रिजल्टेंट फील्ड जो होगी हमारी डी cos थीटा इससे इसके एक्सिस से सेंटर के अलोंग इस एक्सिस पर होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये डी cos थीटा और एंगल कितना से हो जाएगा, -π/2 से लेकर के +π/2, -π/2 से लेकर के रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी ई, दैट विल बी डी cos थीटा। इसको हम कितना सर करेंगे, -π/2 से π/2, या ये डी cos थीटा इसके कारण डी cos थीटा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2d cos, यानी ई इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई 2d cos थीटा। और इसको हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेट कितना से करेंगे, 0 से लेकर के π/2। अब जो है डी की वैल्यू कितना है, डी चार्ज एलिमेंट जो है लैम्डा, तो ये डीएल पर चार्ज कितना हो, लैम्डा चार्ज एलिमेंट, यानी डी क्यूब इक्वल टू जो हो जाएगा दैट विल बी कितना, लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू डीएल बाई आर, यानी डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। ये रेडियस कितना दिया हुआ है, आर, आर है, ये लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा चार्ज एलिमेंट पर ये हो जाएगा हमारा चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2, और डी को कितना चार्ज हो गया, लैम्डा डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं कितना, दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा, ये एक आर को काट देते हैं, कितना हो जाए 2 लैम्डा बाई आर, और cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा 0 से लेकर के π/2, cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, यानी 2 लैम्डा आर, और ये हो गया sin थीटा, π/2 0, तो sin π/2 कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा 2k 2k लैम्डा। ठीक है, π/2 1 हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर sin थीटा, sin π/2 इक्वल टू था, यानी 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। ऑप्शन देखते हैं, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, आंसर इज सी, आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, two main identical metal balls with charge plus 2q and minus q are separated by some distance and exerts a force F on each other. They are joining by a conducting wire which is then removed. The force between them will now be. अगर दो चार्जर टू क्यू और माइनस क्यू है तो मान लीजिए सपोज ये हमें F1 है, कितना हो जाएगा के टू क्यू इंटू क्यू, टू क्यू स्क्वायर और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सपोज कि ये हमारा आर स्क्वायर, ये फोर्स एफ है, दिस फोर्स इज एफ। अब ये दोनों चार्ज जो कहता है कि कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, तो टू क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा क्यू, और दोनों पर चार्जेस कितना हो जाएंगे, चार्जेस Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू कितना, 2Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, यानी Q बाई 2, दोनों पर चार्ज हो गया Q बाई 2। अब Q बाई 2 को हमने आर से इक्वेशन से रख दिया, फोर्स इजिकल टू F1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, K Q बाई 2, Q बाई 2 इंटू Q बाई 2, Q बाई 2 इंटू Q बाई 2 इजिकल टू बटा में आर, दैट विल बी कितना, के क्यू स्क्वायर बटा में 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, दो ऊपर से मल्टीप्लाई करें दो से, के इंटू 2q, और डिवाइडेड हो जाएगा 8r स्क्वायर। अब देखिए 2k स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, 2k स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर, ये कितने के बराबर है, 8 के बराबर, दैट विल बी 8 बाई 8, यानी F1 इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 8, आंसर इज डी। चार्ज Q is given displacement R AI dj in electric field, E is equal to E1I into J, the work done is, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W is equal to F डॉट VR, और डिस्प्लेसमेंट R कितना है, DI BJ, यानी F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू E और इंटू R, ये कितना हो गया Q, E की वैल्यू कितना है, E1A प्लस E2B, एंड R कितना है, AI प्लस BJ। अब देखिए AI प्लस BJ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, E1A स्क्वायर QA स्क्वायर E1, Q is given डिस्प्लेसमेंट R, ये जो है E1I इंटू J इंटू J, तो हमारा क्या हो जाएगा I1, यानी Q चार्ज जो है कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q हो जाएगा, तो Q डॉट रूट लेंगे
तो E1A और प्लस E2 डॉट प्रोडक्ट में I1 हो जाएगा, J1 आई I J0 J0, ये हो जाएगा। दैट इज द आंसर, यानी आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, a point charge Q moves from point P to point S along the path PQRS in a uniform electric field E, pointing parallel to the positive direction of the x-axis. The coordinates of the points P, Q, R and S are A, B0, 2A, 0, 0, A minus B0, A, respectively. The work done by the field in the above process is given by the expression. कहता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है P से आया Q पर, Q से R पर और देन R से S पर, तो पूछता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फील्ड। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दैट इज द कंजर्वेटिव। ने कहा कि कंजर्वेटिव फील्ड में यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन जो होता है दैट विल बी पथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का पथ होता है। यानी हमारा कहां से पार्टिकल कहां गए, पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और कहां गया इस पॉइंट पर, तो इसका पथ फॉरवर्ड कैसे हुआ इससे हमको कोई लेना देना है। फाइनली ए बी 0 से चला और 0 0 0 एस पर आ गया, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या, फील्ड का डायरेक्शन कहना है तो ये है ई एन, फील्ड कितना है ई आई, ठीक है। तो चार्ज क्यू का फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, फोर्स हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट आर, यानी क्यू ई इंटू आर। आर हमारा कितना है देखिए, फाइनल 0 0 0, तो आर इज इक्वल टू जो हो जाएगा दैट विल बी 0 माइनस ए आई, माने ए आई माइनस 0 माइनस बीजे और 0 माइनस 0, तो ये 0 हो गया, यानी माइनस ए आई माइनस बीजे, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू ई आई और आर हो जाएगा कितना डॉट माइनस ए आई माइनस बी, तो ई आई और इंटू ए आई, ई आई या जे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस क्यू ए ई, माइनस क्यू ए ई, माइनस क्यू ए ई, दैट इज द आंसर बी, ठीक है। ये हमारा चाहे किसी भी रास्ते से जाए, स्टार्ट किस पॉइंट से होगा और एंड किस पॉइंट पर, path followed by the particle, that is work done, that work done is independent of the path followed by the particle। ये हमारा पोजीशन डिपेंडेंट होगा, इनिशियल कहां से स्टार्ट किया और फाइनली कहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें जो है एक से ज्यादा भी ऑप्शन, आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता। कहता है कि न्यूट्रॉन and an alpha particle are placed in an electric field. The forces acting on them are F1 and F2. Their accelerations are A1 and A2 respectively. न्यूट्रॉन पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है F1 और F2 लगता है। न्यूट्रॉन पर जो F1 लगता है, पार्टिकल पर F2 लगता है। कहता है दोनों में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन जो है A1 है न्यूट्रॉन का और A2 है अल्फा पार्टिकल, इसका रिलेशन सही है। F1 is equal to F2, F1 is not equal to F2, A1 is equal to A2, A1 is not A2। तो देखिए न्यूट्रॉन
ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या है? ड्यूट्रियन का जो है दैट इज द न्यूक्लियस, यानी ये 1H2, इस पर जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मास जो होता है 2mp। प्रोटॉन माने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेट मास है, यानी 2mp प्रोटॉन के मास के बराबर। ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन को। और अल्फा पार्टिकल तो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, यानी इस पर 2 प्रोटॉन 2e होता है प्लस, और मास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी 4mp के बराबर। F1 जो है इस पर हम Ft लिखते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज अगर E है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, तो Q इंटू E होता है, तो E और इंटू E इंटू E, ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन का। और अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स हो जाएगा? F अल्फा कितना चार्ज है? 2E इंटू E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड F1 माने ये हो गया F1 और ये हो गया F2, ठीक है। तो ये क्या लगता है? दोनों फोर्स बराबर नहीं है। अब एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन A1 इज इक्वल टू कितना? F1 और बटा में मास कितना है? 2mp और A2 इज इक्वल टू F2, ये हो गया E बाई 2m, F2 बाई 4m, यानी F2 कितना है? 2E बटा में 4, यानी 2 और इंटू 2, दैट विल बी E बटा में 2m, 2mp, ठीक है। तो E बाई 2mp, ये एक्सीलरेशन A1 और A2 दोनों सेम है। ये E है 2E है। F1 इज नॉट इक्वल टू F2 बट A1 इज इक्वल टू A2, यानी ये भी हमारा सही F1 इज नॉट इक्वल टू F2 और A1 इज इक्वल टू, यानी B एंड C आर करेक्ट। फोर्सेस इक्वल नहीं है बट एक्सीलरेशन इक्वल है। क्यों इक्वल है? ड्यू टू चेंज इन मास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, two identical charge plus 3 are kept some distance apart. A small particle P charge is placed midway between them. If P is given a small displacement, it will undergo simple harmonic motion. कहता है कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, ये प्लस Q और ये प्लस, ठीक है। सम डिस्टेंस अपार्ट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज पूछा है, ठीक है। ए स्मॉल पार्टिकल P विथ चार्ज Q, ये चार्ज Q है, Q। ए स्मॉल पार्टिकल P विथ चार्ज Q प्लेस्ड मिडवे, सेंटर पर रख दिया गया। अब बिटवीन देम इफ P इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इट विल गो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इफ कहता है कि अगर इसको हम डिस्प्लेट स्लाइडली करते हैं तो ये सिंपल हार्मोनिकेशन में आ जाएगा। कैसे भाई? अब कहता है चार का ऑप्शन दिया, Q इज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। देखिए इस पॉइंट पर जब मिडिल पर है तो दोनों के बीच में क्या है? जीरो है। फोर्स जो है इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यही पर ये इस पर इधर इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, इस पर इधर।
चूंकि मिड में है इसलिए आर भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, इसलिए नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही स्लाइडली इधर खसकेगा तो ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगा है, तो इसको इधर पुश करेगा, यहां से इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, यानी उस स्थिति में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ये मिडिल पॉइंट पर है नेट फोर्स 0। जैसे ही स्लाइडली आएगा इस डायरेक्शन में तो ये रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाएगा और ये रिपल्सिव फोर्स जो है कम लगाएगा, तो इसको इधर पुश करेगा। जैसे यहां पर आएगा तो फिर ये जो है इधर पुश करेगा, तो ये हमारा Q इज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, तो ये हमारा ये दूसरा का था Q इज पॉजिटिव एंड displacement is perpendicular to the line joining the charge। अब ये Q है, इसको हम स्लाइडली परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट करें, किधर करें परपेंडिकुलर, तो अब क्या हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर सपोज यहाँ है तो इसके द्वारा रिपल्सिव फोर्स इधर और इसके द्वारा रिपल्सिव फोर्स इधर, ये जाएगा दूर, ना रिटर्न बैक नहीं होगा, ठीक है। चाहे अगर इधर डिस्प्लेस करते हैं यहां पर आता है तो इसका फोर्स इसके कारण इधर और इसका फोर्स रिजल्टेंट हमारा किधर हो जाएगा, यानी रिटर्न बैक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर डी इज रॉन्ग। कहता है Q इज नेगेटिव, ये Q नेगेटिव है एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। अगर ये नेगेटिव है जैसे इधर जाएगा तो इस पर माने ये फोर्स ये जो है हमारा पर चार्ज माइनस Q जैसे इधर क्या जाएगा तो एक फोर्स इधर काम करेगा दूसरा फोर्स इधर, यानी इधर आने वाला, जैसे इधर बढ़ेगा एक फोर्स इधर काम करेगा एक फोर्स रिजल्टेंट इधर, यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो जाएगा। बताया था क्वेश्चन में कि ये Q हो और ये माइनस Q हो तो फोर्सेस जो है इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो सकता है, बशर्ते कि ये डिस्टेंस इससे कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस हो सकता है, ठीक है। आंसर सी इज करेक्ट। Q is positive and Q is along the line joining the charges A and B दोनों से, ये Q is यहाँ पर सॉरी नेगेटिव होना चाहिए, हमारे ख्याल से ये नेगेटिव है एंड इज along the line joining the, अगर ये माइनस Q है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इधर हो जाएगा ज्यादा होगा, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नहीं है, यानी आंसर इज A एंड C। A positive charge thin metal ring of radius r is fixed in the xy plane with its center at the origin O. A negatively charged particle P is released from rest at the point 0, 0, z, where z0 is greater than 0. Then the motion of P is, एक रिंग है, ये रिंग है, ये एक्स वाई प्लेन में है, जेड इधर है इसके एक्सिस पर, इसका जो है 0, 0, z0, ये पार्टिकल है इस पॉइंट पर पी पर, ठीक है। तो यानी ये डिस्टेंस z0 है, ठीक है। मेटल रिंग इसका रेडियस r है, रेडियस r है। कब कहता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल P इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ये चार्ज पार्टिकल है इस पर, मान ये हमारा इस पर Q चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये Q कैपिटल चार्ज है एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल P, यहां पर माइनस Q सपोज चार्ज पार्टिकल, तो इसके कारण इस रिंग पर जो Q है, एक एलिमेंट यहां हम ले लें dq, तो dq के कारण जो फोर्सेस लगेंगे इस पर माइनस Q, देखिए इसका फील्ड होगा किधर, फील्ड होगा इधर, फील्ड इसका इस डायरेक्शन में, ये अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में थीटा हो जाएगा, और फील्ड क्या होता है, इसका मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर फील्ड की डायरेक्शन इधर हो, फील्ड का डायरेक्शन इधर है, चार्ज माइनस Q रखा गया है तो फोर्स लगेगा इधर QE, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा,
तो पहले कितना फोर्स लगेगा, इसके कारण फील्ड जो होगी कितना हो जाएगा, टीई इक्वल टू डी क्यू के इंटू डी क्यू बटा में ये आर है, यानी आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, डी कॉस थीटा यानी के डी क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और कॉस थीटा। ठीक है, अब ये फील्ड होगा, अब देखिए इसके इस डायरेक्शन में सिमेट्रिकली चार्ज डायमेट्रिकली अपोजिट होगा डी इसका, इसके कारण फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट इसका कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, इसका भी हमारा आ जाएगा टी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कॉस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक जो हो जाएगी कितना, टी ई कॉस थीटा, टी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यानी कितना, कि कॉस थीटा कॉस के डी क्यू कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स बटा में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 और के आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन है, ये डी क्यू ये हो जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी दैट विल बी के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का 3/2 और इंटू एक्स, दैट विल बी ई। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टोटल टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ, तो फोर्स हमारा किधर हो जाएगा, अपोजिट टू फील्ड, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर का 3/2 इंटू एक्स, जेड जेड ये हो जाएगा यहाँ पर जेड। अब देखिए यही हमारा आता है फोर्स, तब अब देखिए इसका ऑप्शन पर होता है, कहता है पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड जीरो सेटिस्फाइंग ओ जेड जीरो, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, जीरो से लेकर के जेड की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, तो भी हमारा जो है पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है कि द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो बार बार मोशन को रिपीट करता है। तो देखिए जैसे इधर जाएगा फोर्स इधर रहेगा, इधर से यहां से इधर बढ़ेगा फोर्स इधर रहेगा, ये जीरो से इनफाइनाइट तक ये हमारा जो होगा ऑक्सीलेटरी मोशन। एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है कि ऑक्सीलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट है। ठीक है, ऑल ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑक्सीलेटरी। ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, और जब वह मोशन लीनियर हो जाता है, लीनियर हो जाता है, तो दैट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ऑक्सीलेटरी मोशन का कंडीशनल पार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑक्सीलेटरी एंड एवरी ऑक्सीलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। तो हमारा ये मोशन जो है ऑक्सीलेटरी है और ये इसलिए पीरियोडिक है, तो आंसर इज ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। अब बी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जीरो सेटिस्फाइंग लेस देन जीरो टू इतना, ये जो है हमारा, अब समझिए जीरो की वैल्यू अगर आर के बराबर हो, ठीक है, जीरो का वैल्यू हम यहाँ पर आर के बराबर कर दें, कितना हो जाए, इफ जेड जीरो इज इक्वल टू, तो ए फिजिकल टू कितना हो जाएगा,
एफ इजिकल टू माइनस के क्यू क्यू आर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2r, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर का 3/2, 3/2 यानी माइनस के क्यू क्यू और ये हो जाएगा कितना डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 2 का 3/2 और इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर पावर 3 और इंटू आर यानी एक आर कट जाएगा माइनस के क्यू क्यू और बटा में 2 का पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस नहीं होगा, ये लिनियर होता है जब ये जेड जीरो यहाँ पर हो, ठीक है। तो दैट आंसर दैट इज द रॉन्ग, ये हमारा नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक प्रोवाइडेड जेड जीरो इज वेरी लेस आर, अगर जेड बहुत लेस है, इफ इफ जेड जीरो इज वेरी लेस आर तो क्या हो जाएगा जेड जीरो स्क्वायर जो होगा और लेस हो जाएगा स्क्वायर, तो उसमें जो है हम आई स्क्वायर को इग्नोर इसमें करते हैं तो एफ इजिकल टू कितना आ जाए एफ इजिकल टू माइनस के क्यू क्यू जेड जीरो और बटा में जेड जीरो जो है जब इग्नोर करते हैं तो कितना हो जाएगा आर का पावर 3। तो ये हमारा जो है एफ प्रोपोर्शनल टू एफ proportional to minus k gt, that is the condition of the simple harmonic motion। ये k यहाँ पर postponed है, this is not this k, this is not this case, यहाँ पर जो k हमारा जो 1/4 pi epsilon नॉट है और here k is post constant, f is equal to माइनस पूरा कंप्लीट को हमने k मान लो, तो this is the case of simple harmonic motion। ये हमारा हो जाएगा सिंपल यानी अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन इतना, यानी आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। अब कहता है कि सच दैट टी क्रॉसेस ओ, अगर ये हमारा जो है पार्टिकल यहाँ पर जब जब सेंटर से जब पार करता है एंड कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी सच दैट टी क्रॉसेस जीरो and continues to move along the negative z axis towards z minus z, तो ये हमारा तो ऑप्शन सही है, ठीक है। such that t crosses o and continues to move along the negative z axis, negative z axis, ठीक है, z in माइनस इंफिनिटी से, तो ये भी हमारा आंसर इज करेक्ट, यानी ए बी एंड ए सी एंड डी आता है। क्वेश्चन नंबर 12, charge q1 and q2 are placed inside and outside the respectively of an uncharged conducting cell, their separation is r, कहता है एक चार्ज इनसाइड में है q1 और दूसरा है आउटसाइड में q2, दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तब कहता है देयर सेपरेशन इज r, सेपरेशन r है, तो द फोर्स ऑन q1 इज जीरो, द फोर्स ऑन q1 इज, देखिए कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड में फील्ड जीरो होता है और फोर्स क्या होता है q into e होता है, यानी जहां पर फील्ड जब जीरो है तो फोर्स उस पर जीरो हो जाएगा, यानी इस बॉडी पर किसी भी बाहर के चार्ज द्वारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो द फोर्स ऑन q1 इज जीरो, दैट इज द करेक्ट। द फोर्स ऑन q1 इज k q1 q2 by r square, ये जीरो होगा, दैट इज द रॉन्ग। द फोर्स ऑन q2 इज k q1 q2 by r, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा,
इसके कारण फोर्स लगेगा कितना, क्योंकि फील्ड यहाँ पर कितना है, यहाँ पर फील्ड 0 है, इसके कारण फील्ड यहाँ पर 0 है और इसके अंदर भी फील्ड 0 है, इसके कारण भी 0 है, इस कारण, यानी इनसाइड द कंडक्टिंग सेल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हेंस फोर्स इज 0। यहाँ पर इसके कारण फील्ड कितना हो जाएगा, के Q1 बटा में आर स्क्वायर, और जब ये हमारा E हो जाएगा तो QE हमारा फोर्स इक्वल हो जाएगा QE यानी Q2 into E, that will be equal to K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स इक्वल Q2 पर होगा, दैट इज द करेक्ट, फोर्स ऑन Q2 इज 0, दैट इज रॉन्ग। Two large identical and parallel electric plates have surfaces x and y facing each other. The charge per unit area on x is sigma 1 and on y is sigma 2. This is very good question. Conceptual कहता है कि दो जो है कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स ए है और ये प्लेट्स, ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल प्लेट्स यानी सरफेस एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। तब कहता है x1 इस पर इसका जो है सिग्मा 1 है और इसका माइनस सिग्मा 2 क्या है, आइडेंटिकल एंड पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है, और ये फेसिंग ईच अदर एक्स और एक्स वाई ये फेसिंग सरफेस है। द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन एक्स इक्वल टू इतना, ये फेसिंग सरफेस है, इस पर सिग्मा 1 है, इस पर सिग्मा 2 है, ठीक है। तब कहता है कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इन ऑल केसेस, सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 ओनली इफ चार्ज गिवन टू वन प्लेट ओनली, sigma 1 sigma 2 is equal to 0 if equal charge are given to both the plates, sigma 1 is greater than sigma 2 if x is given more charge than y। देखिए बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को, इस टाइप का प्रॉब्लम्स हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें कंसेप्ट बनाइए, ये चार्ज पर अगर किसी भी चार्ज पर अगर मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज है, सपोज इस पर चार्ज नहीं, तो दोनों पर जो चार्ज मिला करके दोनों का एवरेज निकालना, वही चार्ज दोनों पर आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, मतलब क्या होगा, एवरेज कितना होगा Q/2, तो Q/2 जो होगा दोनों पर चार्ज है आउटर सरफेस पर, यानी Q/2 इस पर भी आएगा और Q/2 इस पर भी आएगा, ठीक है। अब कितना होगा इनसाइड में, कितना होगा देखिए, इनसाइड में Q/2 है, टोटल चार्ज Q है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज तो यहाँ पर आइसोलेटेड में चार्ज यहाँ पर तो कैसे आएगा नहीं, तो टोटल चार्ज Q है और यहाँ पर Q/2 का रेस्ट चार्ज करता है Q/2 इसके इनर सरफेस, और यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं है, Q/2 आ गया बाहरी सरफेस पर, तो माइनस Q/2 यहाँ पर हो, अब ये Q/2 माइनस Q/2 ये 0 हो गया, ये टोटल Q, क्लियर है। तो अगर इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं, अगर मान लीजिए कि हमारा दोनों पर बराबर चार्ज, दूसरा केस में है कि अगर Q यहां भी है और Q यहां, दोनों पर सेम चार्ज है, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा दोनों का एवरेज Q प्लस Q, यानी Q पहला हो गया Q/2, तो ये केस हो गया, दूसरा हो गया Q प्लस Q बटा में 2, यानी कितना 2Q डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू Q, यानी इस पर भी बाहरी सरफेस पर Q होगा, इस पर भी बाहरी सरफेस पर Q होगा, ठीक है। तब क्या होगा, तो टोटल चार्ज Q है, बाहरी सरफेस पर Q आ गया, इधर भी बाहरी सरफेस पर Q आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 हो गया, ये 0 हो गया, कोई चार्ज अंदर के सरफेस पर नहीं, ठीक है। तो देखिए तीसरा में अगर मान लीजिए कि इस पर हमने ज्यादा चार्ज, इस पर +2 Q चार्ज,
इस पर +2 की चार्ज, इस पर जो है -2, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? 2q - q इक्वल टू q/2, q/2 कितना हो गया चार्ज? q/2, 2q - q, q और q का हाफ एवरेज हो गया q/2। यानी इस पर अब देखिए, इस पर भी कितना हो जाएगा चार्ज? q/2, और इस पर 2q चार्ज है, इस पर -q चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है, इस पर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? इस पर हमने कहा कि दोनों चार्जेस का एवरेज आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा, तो q - q, q और q/2 यानी q/2, तो q/2 यहां भी, और q/2 यहां भी होगा, q/2 यहां, इसका कितना बचेगा? 2q में से q/2 कितना हो जाएगा? 3q/2, 3/2q प्लस चार्ज होगा यहाँ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? -3/2, तो कितना हो जाएगा? -3/2q और q/2 कितना हो जाएगा? -3, तो टोटल चार्ज -q हो गया, बाहरी सरफेस और q/2, इसमें टोटल चार्ज 2q दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। यानी अब देखिए, हर पोजीशन में दोनों सरफेस पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अगर सिग्मा यहाँ पर है, यहाँ पर σ1 है और यहाँ σ2 है, -σ2, तो ये हमारा हर हमेशा इन ऑल, ये जो होगा इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस ये σ1 -σ2, दैट इज करेक्ट, दैट इज द करेक्ट। कहता है σ1 माइनस ओनली इफ ए चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट, हमने तो खाली इस पर चार्ज दिया, लेकिन q/2 चार्ज इस पर भी q/2 चार्ज, अगर q/2 माइनस q/2 सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इसमें ही बराबर है, तो दैट इज द रॉन्ग। σ1 = σ2 = 0 if equal charges are given to both the plates। देखिए यहाँ पर हमने चार्ज क्यों दिया, यहाँ पर चार्ज क्यों दिया, दोनों प्लेट पर इक्वल चार्ज दिया, तो क्या होगा? एवरेज दोनों का q + q/2 यानी q, तो q इस पर भी हो गया कि बाहरी चार्ज सरफेस पर आ गया, तो जब q टोटल चार्ज इस पर है, तो जब बाहर टोटल चार्ज है तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर भी बाहर हमारा q चार्ज था तो q हुआ, तो यहाँ भी 0 होगा, तो दोनों पर 0, यानी σ1 और σ2 के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये दोनों सरफेस पर चार्ज बाहर में हमेशा एवरेज दोनों चार्ज का होगा, ठीक है। जितना चार्ज है दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आउटर सरफेस पर वही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब टोटल चार्ज देखिए उस पर कितना था पहले से, उतना जब बाहर आ गया तो उतना से माइनस कीजिए, अंदर में आ जाए, ठीक है। तो अब कहता है σ1 इज ग्रेटर देन σ2 इफ x इज गिवन मोर चार्ज देन q। देखिए यहाँ पर हमने 2q दिया था, यहाँ पर -2 दिया, एवरेज चार्ज कितना था? 2q - q, q/2, तो q/2 यहाँ भी, q/2 यहाँ। अब देखिए यहाँ पर इनर सरफेस पर +3/2q और इसके -3/2q, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2, हर हाल में σ1 = -σ2, यानी दैट इज आल्सो रॉन्ग। केवल इस कंडीशन में नहीं, ये हमेशा जो होगा σ1 = σ2। हमारे ख्याल से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछता भी है मेडिकल के स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, विशेष रूप से ध्यान, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप ये जो है कंसेप्ट बना लीजिए कि अगर चार्ज दिया गया दोनों प्लेट पर, तो आउटर सरफेस पर दोनों चार्ज पर जो इंडिविजुअल चार्जेस है दोनों का एवरेज जो होगा आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा, और रेस्ट चार्ज जो बचता है वह इनर सरफेस पर जाएगा। अगर दोनों पर इक्वल चार्ज है तो एवरेज भी वही हो जाएगा, वह चार्ज केवल आउटर सरफेस पर होगा और इनर सरफेस पर 0 होगा, इसलिए σ1 = σ2 - σ2 बट इक्वल टू 0, यानी दिस कंडीशन आंसर सी। चार्ज अगर दोनों जो है इक्वल चार्जेस है तो भी हमारा ये एग्जिस्ट करेगा इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस σ1 = -σ2, ठीक है।
तो थैंक यू। आज इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, रेस्ट क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करें, और कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिजिक्स में देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन देखते देखते पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड दूसरे दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दिया जा रहा है। थैंक यू।